हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो विश्व के भूगोल से शुरुआत करेंगे। अब देखिए तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा हिकेटियस को। चलिए अब देखते हैं दूसरा है, इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णनों को जेस पीरियोडस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? जेस पीरियोडस। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया। तो ये एरेटोस्थनीज थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? भूगोल शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया है। मतलब बाकी सभी लोगों तो उसका मापन सही नहीं कर पाए, बट इन्होंने क्या किया? सही मापन किया। अब एक चीज इन्होंने इन्होंने ही सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र भी बनाया था। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है सबसे पहले निवास योग्य विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, तो आपका जवाब होगा एरेटोस्थनीज ने। अब आगे एक पॉइंट देखते हैं, एरेटोस्थनीज को भूभौतिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एरेटोस्थनीज ने। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, फ्रेडरिक रिडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा फ्रेडरिक रिडजेल। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी। अगला पॉइंट हमारा, पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को। अगर आपसे पूछता है कि भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एरेटोस्थनीज। ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बहेम था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था, तो मार्टिन बहेम। किंतु अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाब माना था। तो अरस्तु ने क्या किया कि सब बताया कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाब बताया। अगला पॉइंट हमारा, न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाब आकृति को सिद्ध किया था। अब बताया किसने था? अरस्तु ने। सिद्ध किसने किया था? न्यूटन ने, कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाब है, यानी जियोइड है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपना है, एनेक्सीमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का मानचित्र है वो मापक पर किसने बनाया था, तो एनेक्सीमेंडर ने। भारत का प्रथम मानचित्र एन विले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एन विले ने बनाया था। कब बनाया था? 1752 ईस्वी में। तथा विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। अब विश्व के मानचित्र पर सबसे सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। ये चीज़ आपको लर्न करने वाली बात है। अगला पॉइंट है, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल के हमारे जनक है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। अगला देखते हैं, भूगोल की दो प्रमुख शाखा में भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल प्रचलित है। तो भूगोल की आपकी दो शाखाएं हैं, जिसमें से एक भौतिक भूगोल है, दूसरी मानव भूगोल है। चलिए देखते हैं, इसमें क्विक डाइजेस्ट दिया हुआ है, माने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। तो सूर्य सिद्धांत में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो भारतीयों ने भी क्या किया था, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, बट उनके कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, या उनके कॉन्सेप्ट किसी और ने अपना बताकर जारी कर दिया है। तो सूर्य सिद्धांत ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। सूर्य सिद्धांत नामक कोई पुस्तक थी, उसमें क्या है? भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना। पृथ्वी की परिधि की लंबाई भी इसकी वास्तविक लंबाई के निकट बताई थी। तो उन्होंने ये बताया कि आर्यभट्ट जी ने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। और पृथ्वी की परिधि की लंबाई इन्होंने वास्तविक लंबाई के निकट बता दी थी, मतलब काफ़ी हद तक। इस समय साइंटिफिक
उपकरण होते हुए हम लोग इतनी तब हम लोग उसका, ठीक है, परिधि निकाल पाएँ। उन्होंने क्या है, बिना इतने साइंटिफिक उपकरण उस समय नहीं थे, तब भी उन्होंने इसकी लंबाई लगभग सही बता दी, तो बहुत बड़ी मान्यता की बात है। अगला है, आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था। तो आर्यभट्ट जी ने तो काफ़ी पहले चीज़ बता दी थी। अगला पॉइंट है, न्यूटन से लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। मतलब कि सभी लोग बोलते हैं कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, बट क्या है ना कि एक्चुअल में जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक, उनको वैज्ञानिक ही बोलूँगा मैं, भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक पे की थी। चलिए देखते हैं, भूगोल में 3 प्रकार की विचारधाराएं आई जो निम्नलिखित हैं। तो कोई मतलब भूगोल में क्या है, 3 प्रकार की विचारधाराएं आई। पहला है आपका निश्चयवाद। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट ये है कि इस विचारधारा के अनुसार ये है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। और इसके समर्थक कौन थे आपके? रटजेल, एलन सैम्पुल। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आता है संभववाद। यह प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन है। इसको जो समर्थक हैं वो विडाल डी लाब्लास, लुसियन फैब्रे हैं। तीसरा आपका आता है नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद है, यह ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है। तो इसकी संकल्पना किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने। इसमें कहा क्या गया, जिसमें मनुष्य तथा प्रकृति दोनों को महत्व दिया गया है। इस संकल्पना से ही वर्तमान की सतत विकास की अवधारणा का विकास होता है। तो नव निश्चयवाद को देखो सिद्धांत किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। और उन्होंने क्या कहा? इसमें मनुष्य तथा प्रकृति दोनों को ही महत्व दिया गया है। अब चलिए और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट फेमस हैं इसकी उत्पत्ति के लिए, और जो व्याख्या करते हैं इसकी उत्पत्ति को। तो देखिए जरा, पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुआ माना जाता है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो है बिग बैंग, जिसके प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लैमेटेयर थे। बिग बैंग थ्योरी को फायरवर्क्स थ्योरी भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है आपका बिग बैंग। इसके प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लैमेटेयर। और बिग बैंग थ्योरी को किस नाम से और जाना जाता है? फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से। अब अगला है ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ क्लॉडियस टॉलेमी द्वारा हुआ। उनका मत था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मांड के जो नियमित अध्ययन हुआ का प्रारंभ को क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा हुआ। उनका यह मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि बाद में जाके पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अभी वर्तमान में जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार ये गलत साबित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पंद्रह सौ 13 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौरमंडल की खोज की। जो क्लॉडियस टॉलेमी ने बताया था उसके अपोजिट बताया। इन्होंने बताया कि सूर्य क्या है, बीच में है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जबकि क्लॉडियस टॉलेमी ने क्या बताया था? पृथ्वी बीच में है और
सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये जो क्लॉडियस टॉलेमी का सिद्धांत है वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ, जबकि कॉपरनिकस का सिद्धांत पूरा तरह से सही साबित हुआ अभी तक जितनी नॉलेज है हमारे पास। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनियों के सम्मिलन से बनता है और मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आकाशगंगा में लगभग 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं, जो कि गिनना बहुत नामुमकिन सी बात है। तो अगला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मांड मुख्यतः क्या ये अरब मंदाकिनियों के सम्मिलन से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, और इसमें से और मंदाकिनी में असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हमारा पॉइंट है कि मंदाकिनी बहती हुई नदी की भांति प्रतीत होती है, इसीलिए मंदाकिनी को आकाश गंगा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मिल्की वे बोलते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या 10,000 मिलियन है। इसमें से कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। चलिए अब आगे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारी मंदाकिनी की आकृति सर्पिलाकार या स्पाइरल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमारी मंदाकिनी की आकृति है वो कैसी है, सर्पिलाकार या स्पाइरल है। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है, जो अभी मतलब सबसे लेटेस्ट मंदाकिनी है खोजी गई है, उसको बोलते हैं ड्वार्फ मंदाकिनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह क्या है, तो आपका आंसर होगा ओरियन नेबुला। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स वगैरह में कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी यानी एंड्रोमेडा है, जो कि 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। जो आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी है उसको बोलते हैं देवयानी एंड्रोमेडा, जो कि 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला वह क्षेत्र है जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है। तो ब्लैक होल क्या है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है। बात करेंगे नीहारिका की। अत्यधिक प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल के कणों से निर्मित है या निकट स्थित तारों के प्रकाश से चमकती है। तो नीहारिका क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। अत्यधिक प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस व धूल के कणों से निर्मित है या निकट स्थित तारों के प्रकाश से चमकती है। अब देखिए इसमें दूरी के मात्रक आपको दिए गए हैं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी की माप है। तो इसकी याद रखनी है, ये प्रकाश से मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका टाइम का हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ष से मतलब हो जाएगा आपका टाइम का ये मात्रक है, लेकिन टाइम का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और पारसेक भी दूरी मापने का एक मात्रक है। तो एक पारसेक भी है क्या है, वो आपका दूरी मापने का एक मतलब मात्रक है। एक पारसेक में आपके 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं।
चलिए बात करते हैं तारामंडल की। तो तारामंडल तारों का एक समूह है, जैसे उर्सा मेजर, मृग, सिग्नस, हाइड्रा आदि। अब तक 89 तारामंडलों की पहचान की गई है, इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। तो तारामंडल तारों का एक क्या है, समूह है, जैसे उर्सा मेजर, मृग, सिग्नस, हाइड्रा आदि। अब तक 89 तारामंडलों की पहचान की गई है और इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, आपका हाइड्रा है। अब तक कितने तारामंडल पहचाने गए हैं, 89। अगला हमारा है तारे। तारे का निर्माण आकाशगंगाओं में गैस के बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आपको जो पूछा जाता है तारे क्या हैं, तो तारे का निर्माण आकाशगंगाओं में गैसों के बादलों से होता है और तारों से हमेशा क्या होती है, ऊर्जा निकलती रहती है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, तो इस सभी को पता होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है, साइरस पृथ्वी से देखे जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, जिसे व्याध या लुब्धक भी कहा जाता है। तो साइरस को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार। तो डॉग स्टार क्या है, पृथ्वी से सबसे जो निकट चमकीला तारा दिखाई देता है उसको बोलते हैं साइरस। इसको हम लोग अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, इसका नाम है व्याध या लुब्धक। अब अगला आता है लाल दानव, रेड जायंट। जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो उसकी बाहरी सतह फूलकर लाल हो जाती है। इस प्रकार के तारों को लाल दानव कहते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है, पेपर में से पूछा नहीं जाएगा, नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, रेड जायंट ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। रेड जायंट क्या होंगे, तो उसमें क्या होगा, जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो उसकी बाहरी सतह क्या होती है, फूलकर रेड हो जाती है। इस प्रकार के तारों को लाल दानव कहते हैं। अगला हमारा है श्वेत वामन तारे। तो श्वेत वामन यानी इनको बोलते हैं वाइट डॉर्फ स्टार्स। जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन है, श्वेत वामन तारा किसे कहते हैं, जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के प्रारंभिक द्रव्यमान के बराबर है तो उसे श्वेत वामन तारा या वाइट डॉर्फ स्टार्स कहते हैं। अगले बात करते हैं न्यूट्रॉन तारे। देखो न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है तो उसका अंत विस्फोट के साथ होता है और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। तो याद रखिए न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है और उसका अंत विस्फोट के साथ होता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। तो न्यूट्रॉन तारे समझ में आ गया होगा, जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के प्रारंभिक द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है तो उसका अंत होता है वो जो विस्फोट के साथ होता है और जो विस्फोट होता है उसके द्वारा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या होता है, जब न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है तो ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहते हैं। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इससे प्रकाश का भी पलायन नहीं होता है, इसलिए कृष्ण छिद्र दिखाई नहीं देता है। तो ब्लैक होल क्या होते हैं, जब न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान एक ही जगह पॉइंट पे, मान लें सारा द्रव्यमान इसी पॉइंट पे आ गया तो इससे क्या होता है, इसका जो घनत्व होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है और जो बढ़े हुए घनत्व को उसी को बोलते हैं कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए घनत्व को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। और ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज़्यादा होता है कि इससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल पाता है बाहर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल इसीलिए ब्लैक होल किसी को दिखाई भी नहीं देता है। चलिए अगला पॉइंट हमारा, तारे की मृत्यु तब होती है जब तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है।
जब मृत्यु वाले तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा 1.4 मिलियन सेकंड से अत्यधिक, ठीक है, तो वह नोवा या सुपरनोवा स्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, जिसे पल्सर कहते हैं, या फिर वह कृष्ण विवर बन जाएगा, यानी ब्लैक होल बन जाएगा। तो देखिए रहा, जब तारे की मृत्यु होती है, मतलब तारा जब क्या होता है, खत्म होने के कगार पे होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बिल्कुल से समाप्त हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब मृत्यु वाला तारा होता है, उसका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है, तो उसको हम लोग नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, हम लोग जिसे पल्सर भी कहते हैं। दूसरी बात भी कह सकते हैं कि जो कृष्ण विवर हो जाएगा या फिर वह कृष्ण विवर बन जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं इसको। जब तारे की मृत्यु होती है तो तारे में मृत्यु तभी होगी जब उसमें हाइड्रोजन बिल्कुल समाप्त हो गया होता है, और हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो एक लिमिट होती है, उससे क्या हो जाता है, वो अधिक हो जाता है। जब उससे अधिक हो जाता है तो वो नोवा या सुपरनोवा टाइप का विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं, या तो फिर ठीक है, विस्फोट में अगर बदल जाएगा, नोवा सुपरनोवा विस्फोट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन तारा बोलेंगे, और उसी को हम लोग पल्सर भी बोलते हैं। और दूसरी बात है कि अगर ये विस्फोट नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। वन 1.4 मिलियन ST के, यानी सूर्य का द्रव्यमान है, इसे टी इससे कम द्रव्यमान वाले तारे अपने अणुओं की नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन तारे में बदल जाते हैं। तो मतलब जब सूर्य के द्रव्यमान को एक यूनिट मान लिया गया है, अगर इससे, ठीक पैमाना मान लिया गया है, अगर इससे नीचे अगर आपका कोई तारा जाता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान खत्म होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग श्वेत वामन तारा। और 1.4 मिलियन, ठीक है, ये एस मतलब क्या है, सूरज का वेट है, ठीक है, द्रव्यमान है, तो कोष चंद्रशेखर सीमा माना गया है, मास ऑफ सन। एस चंद्रशेखर ने आकार की ये सीमा निर्धारित की थी, तो आपके भारतीय वैज्ञानिक थे, एस चंद्रशेखर ने आकार की ये सीमा निर्धारित की थी, इस कारण से चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नोवा की। तो नोवा वह तारा है जिसकी चमक 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि नोवा किस प्रकार का तारा है, तो आप बताएंगे जिसकी चमक 10 से 20 मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं नोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सुपरनोवा तारा, ठीक है। तो जब तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक बढ़ जाती है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। तो नोवा तारा क्या होगा, जिसकी चमक 10 से 20 मैग्नीट्यूड के बीच में रहती है, तो इसको बोलते हैं नोवा। जब सुपरनोवा उसको बोलेंगे जिसकी चमक, जिस तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सुपरनोवा। अगला आता है युग्म तारे, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी स्टार्स। ये परस्पर गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों का युग्म है। इसका एग्जाम्पल है आपका साइक्रस X1। तो युग्म तारे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, ऐसे तारे जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारे होते हैं जोड़ों में, उसको बोलते हैं युग्म तारे। अगला आता है अयुग्म तारे का एग्जाम्पल क्या है, साइक्रस X1। अगला हमारा है बहुलित तारे यानी मल्टीपल स्टार्स। ये 2 से अधिक तारों के निकाय हैं, उदाहरण केस्टर। तो मतलब क्या है, जिसमें यहाँ पर 2 से अधिक तारे होंगे उसको बोलेंगे बहुलित तारे, और इसका एग्जांपल आपको क्या दे सकते हैं, केस्टर। अगला हमारा है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा या उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर दिशा में कौन सा तारा दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन होगा ध्रुव तारा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तारे का रंग उसके ताप का सूचक है, ठीक है। तो मतलब तारे का रंग कैसे डिसाइड होता है, जितना उसका ज़्यादा ताप होता है। तारे की गति के बारे में डॉपलर प्रभाव से जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि तारे की गति के बारे में किस सिद्धांत से हमें जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉपलर प्रभाव से। और डॉपलर प्रभाव में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि ब्रह्मांड का लगातार प्रसार या फैलाव हो रहा है।
चलिए आते हैं अब सौर मंडल पे। तो सौर मंडल में क्या होता है, सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु यानी कॉमेट्स सम्मिलित होते हैं। तो अब आगे हम लोग सौर मंडल के बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये अभी आज बेसिक जानकारी थी, तो आगे के डिस्कशन हम लोग कल जारी रखेंगे।